ये सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन सर्किल, सर्कुलर पाथ पे, रेडियस है इसकी आर। तो सर्कुलर पाथ सर्किल की जो है मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन अ सर्किल। सर्किल की डेफिनेशन हो जाती है, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट और द पाथ ऑफ पॉइंट विच इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। कि फिक्स पॉइंट से हमेशा डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, वो हो जाएगा सर्किल, और जो पार्टिकल इस पे अगर मूव करता है तो उसका मोशन हो जाएगा सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है पार्टिकल की जो स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट, तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड, तो वेरिएबल स्पीड हम बोल सकते हैं, पार्टिकल की स्पीड जो है वो वेरिएबल है, हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। तो ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों के ही स्टैटिक्स हैं और डायनेमिक्स हैं। स्टैटिक्स मतलब है कि जो एंगुलर क्वांटिटीज हैं। तब यहाँ पे पहले हम एंगुलर क्वांटिटीज क्विकली लिख लेते हैं कि क्या है एंगुलर क्वांटिटीज। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में बस इतना समझना है कि यहाँ पे रेफरेंस से मेजर करेंगे, किसी रेफरेंस लाइन से। तो एक रेफरेंस ये होगा, यहाँ से किसी भी सेंस को एक हम पॉजिटिव ले लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जनरली पॉजिटिव लिया जाता है, ये हो जाएगा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगी इसकी लीनियर लेंथ। तो ये एंगुलर और लीनियर में रिलेशन हो जाएगा कि आर थीटा इज इक्वल टू एल। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज में है, तो मान लो कि ये जो है कंप्लीट सर्किल कर रहा है इसे वापस एक, तो कई बार हम इसको रिवोल्यूशन से भी बोलते हैं। तो वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 360 डिग्री, और रेडियन में हम उसको बोलेंगे, यूनिट इसकी होती है रेडियन, 2 पाई। तो थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो रेडियन भी हो जाती है, रिवोल्यूशन भी हो जाती है, वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो यहाँ से ये थीटा किसी सेंस में जा रहा है रेफरेंस लाइन से, अगर मान लो ये वापस घूम के यहीं पे आ गया, वापस घूम के आ गया स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0 होगी या 2 पाई होगी, क्या लग रहा है? यहाँ से पार्टिकल चला और वापस अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया घूम के, तो इन वन रिवोल्यूशन, इन वन रिवोल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 पाई। एंगुलर को लीनियर से कंफ्यूज नहीं करना है कि वो सेम पॉइंट पे आ गया तो वो 0 हो गया। लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इसकी 0 है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन। क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे है, सर्कुलर मोशन में एक डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज जो मूव करता जा रहा है तो एंगुलर में डिस्प्लेस करता जा रहा है। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन हुआ 2 पाई रेडियन, 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन हुआ तो 4 पाई रेडियन, 6 पाई रेडियन। तो ऐसे ये इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स हैं। अब मान लो यहाँ पे सेंस अलग हुआ कि पहले एक जो है एंटी क्लॉकवाइज में किया, यहाँ पे जो है ये एंटी क्लॉकवाइज में गया और फिर वापस क्लॉकवाइज में आया, तो ऐसे केस में ये प्लस 2 पाई रेडियन और यहाँ से हो जाएगा माइनस 2 पाई रेडियन। तो उस केस में 0 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0। बट जब तक सेम सेंस कंटिन्यूड है तब तक वो ऐड होता जाएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में ये एक बेसिक डिफरेंस है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो फाइनाइट है, फाइनाइट जो डिस्प्लेसमेंट जैसे थीटा है, लार्ज एंगल है,
तो वो जो लार्ज एंगल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अगर हम टाइम के साथ चेंज करेंगे तो हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी, हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ये कौन सी है? ये हो जाएगी इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। और एवरेज अगर हम टाइम इंटरवल बता देंगे, टाइम इंटरवल, तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ये हो जाएगा एवरेज। रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड। अब एवरेज और लीनियर में क्या रिलेशन है? डी थीटा बाई टी टी। इस इक्वेशन में देखो, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, यहां से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हो जाएगा डी एल बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। तो रेडियस सर्कुलर पाथ है डी एल बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ आर्क जो डी एल है, तो ये हो जाएगी वी बाई आर, वी बाई आर, और वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। एवरेज फाइंड करने के लिए वही तरीका, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, लार्ज टाइम इंटरवल। तो अब इस चीज को सर्कुलर पाथ के लिए हम ऐसे बोलते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी है, जो इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी है डी थीटा बाई डी टी, दैट ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी क्रॉस आर। क्योंकि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। v इज इक्वल टू, सॉरी, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। कि जितने भी एंगुलर क्वांटिटीज हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और वो वेक्टर कैसे हैं? एक्सियल वेक्टर हैं। ये सारे जितने भी एंगुलर क्वांटिटी है, ऑल द एक्सियल एंगुलर क्वांटिटीज आर एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर मतलब वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग डायरेक्टेड होते हैं। और उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? राइट हैंड से, राइट हैंड रूल से। तो मान लो इस सेंस में अगर रोटेट कर रहा है तो फिंगर को हम कर्ल करेंगे, जो थंब की डायरेक्शन हो जाएगी वो एंगुलर क्वांटिटी की डायरेक्शन होगी। तो ये जो है ओमेगा की डायरेक्शन हो जाएगी, ओमेगा। अब ओमेगा की डायरेक्शन है तो उस डायरेक्शन को बताने के लिए हम इसको ऐसे मेंशन करते हैं, मान लो ये हमारा, ये एक सर्कुलर पाथ है जिसमें बोल्ड लाइन जो है वो डिनोट कर रहा है आउट ऑफ द प्लेन, बोल्ड लाइन डिनोट कर रहा है आउट ऑफ द प्लेन, और ये डिनोट कर रहा है इसकी एक्सिस। तो ये तो हो जाएगी किसी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी ये, और ये क्या है? आर वेक्टर, आर वेक्टर। तो यहाँ से जो सेंस ऑफ रोटेशन है उससे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ओमेगा। यही सेंस ऑफ रोटेशन अगर चेंज हो जाएगा, सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे चेंज होगा, तो ये इसमें ओमेगा की डायरेक्शन हो जाएगी डाउनवर्ड। तो पहला चीज एंगुलर क्वांटिटीज के बारे में ध्यान देना है कि एंगुलर क्वांटिटीज जो भी हैं, ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, वो सारी एक्सियल क्वांटिटी है, मतलब एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्टेड होती हैं, जिस एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? सेंस ऑफ रोटेशन से देख लेंगे, जिस सेंस में रोटेट कर रहा है फिंगर कर्ल करेंगे वहां से है। अब वेलोसिटी के साथ उसको रिलेट करना है तो v ओमेगा क्रॉस आर, तो चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो राइट हैंड रूल से, जो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है कि फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर की तरफ पाम, तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ये है आर, ये हो जाएगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो अगर वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना है तो वो हो जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, डायरेक्शन के कंसिस्टेंट। ओमेगा की डायरेक्शन किधर होगी? सेंस ऑफ रोटेशन से डिसाइड होगा। ये हो जाएगी लीनियर और एंगुलर में रिलेशन। अब यहां से एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन जिसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको डिनोट करते हैं अल्फा से, अल्फा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। फिर से वैसे ही हम अल्फा एवरेज डिफाइन कर सकते हैं, अल्फा एवरेज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम। तो स्केलर फॉर्म अगर देखते हैं, यहाँ पे स्केलर फॉर्म देखते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट?
ओमेगा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर, ये 1/dt, ये हो जाएगा v डिवाइडेड बाई आर। सर्किल है तो रेडियस ऑब्वियसली कांस्टेंट है, टाइम के ऊपर चेंज नहीं कर रहा है, तो अल्फा इज इक्वल टू v 1/r इंटू dv/dt। dv/dt इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। कि पार्टिकल की स्पीड अगर चेंज हो रही है, पार्टिकल की स्पीड किस में चेंज होती है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म में क्या होता है, यूनिफॉर्म में स्पीड कांस्टेंट होती है। तो ये कौन सा एक्सेलेरेशन है, ये जो है इसके टेंजेंट के लॉन्ग, जिस रेट से स्पीड चेंज होती है, जिस रेट से स्पीड चेंज होती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहां से जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा इंटू आर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म में तो भाई स्पीड कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हमारी एंगुलर क्वांटिटीज हैं। तो इस एंगुलर क्वांटिटीज में फिर से दो टाइप के मोशन है, कि क्या बोल सकते हैं कि सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म है तो फिर से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, v कांस्टेंट है तो ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा जीरो। और नॉन यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो। ये बेसिक डिफरेंस है। तो अगर अगर यहाँ पे दो टाइप के एक्सलेशन होंगे, अब वेलोसिटी अगर वो मूव कर रहा है तो एक जो है अभी इक्वेशन उसका डिराइव कर लेंगे, कि अगर वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो क्या वो अनएक्सेलेरेटेड है, अनएक्सेलेरेटेड नहीं है, क्योंकि स्पीड तो वहां पे कांस्टेंट है बट उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक एक्सेलेरेशन आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म में दो टाइप के एक्सेलेरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन एज वेल एज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब अल्फा जहां पे नॉट इक्वल टू जीरो है तो फिर से हम यहाँ पे इक्वेशंस इसमें लिख सकते हैं ऐसे, कि अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो है तो अल्फा कांस्टेंट और अल्फा वेरिएबल। अल्फा कांस्टेंट है तो हमारे पास जैसे लीनियर में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट था, वैसे एंगुलर में अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो हम सेम टाइप के इक्वेशन लिख सकते हैं। एक बिल्कुल एनालॉगस है, ओमेगा इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अगर वेरिएबल है कुछ नहीं है, इसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारा इक्वेशन है, ओमेगा v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, अल्फा इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, लीनियर के रिलेशन में a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी और v डी वी बाई डी एस। तो जितने भी क्वेश्चन वहां पे थे, जैसे मान लो अल्फा वेरिएबल का मतलब है यहाँ पे अल्फा अगर 2 होता, 4 होता, -1 होता, तो ये इस बात पे चले जाएंगे। अल्फा की वैल्यू गिवन है 2t है, 2 थीटा है, 2 ओमेगा है, तो ये क्या हो जाएगा, हम ये पाथ फॉलो करेंगे, ये सारे इक्वेशन वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये इसका काइनेमेटिक्स पार्ट हो जाएगा। काइनेमेटिक्स पार्ट में मान लो बहुत एक जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हम डिराइव कर सकते हैं। डिराइव करने के लिए बहुत ही शॉर्ट में एक तो तरीका है कि हम वेक्टर को यूज करके डिराइव कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसको जो है मैं बता दे रहा हूँ, उसको ट्राई कर लोगे। वैसे अगर हम सोचते हैं कि कोई पार्टिकल है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो यहां से जो भी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ये इसकी लीनियर स्पीड है, और स्मॉल एंगल अगर इसने मूव किया, ये है आर। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसका सेंड कर दूंगा मैं।
ये सेंड कर दूंगा PDF। हो गया? हाँ सर वो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बस लिखा नहीं, बाकी सब लिख लिया। हाँ, तो थीटा हो गया, ओमेगा हो गया, ओमेगा वी और ओमेगा में रिलेशन हो गया, एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एक होती है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर मान लो कोई भी डी थीटा से जो है ये रिवॉल्व कर रहा है, डी थीटा से रिवॉल्व किया, रिवॉल्व करके ये स्पीड अगर सेम है, ये वी स्पीड है, वी स्पीड है, तो दोनों इसके परपेंडिकुलर हैं, स्पीड इसमें कांस्टेंट है। क्या ये मोशन, ये किस टाइप का मोशन है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? पहला जो जजमेंट है, जैसे ये सोच के बताओ कि अगर कोई सिंपल पेंडुलम हम वर्टिकल प्लेन में रोटेट करा रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म? सिंपल पेंडुलम वर्टिकल प्लेन में अगर हम रोटेट करा रहे हैं, वर्टिकल प्लेन में, तो वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म? क्या स्पीड उसकी कांस्टेंट रहेगी? अगर पेंडुलम जो है वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? वेरिएबल होगी। जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड डिक्रीज करेगी, फिर नीचे आएगा तो स्पीड इंक्रीज करेगी। तो अगर पेंडुलम को हम रिवॉल्व कर रहे हैं वर्टिकल प्लेन में तो उसकी स्पीड वेरिएबल होगी, मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम उसकी स्पीड को बढ़ाएंगे तो वो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट सर्कुलर मोशन में आना चाहिए कि ये मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म होगा तो सिर्फ एक एक्सीलरेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो दो एक्सीलरेशन होंगे, एक सेंट्रीपिटल होगा और एक टेंजेंशियल होगा। तो अभी सेंट्रीपिटल के लिए अगर हम क्विक डेरिवेशन यहां से देख लेते हैं कि एक्सेलेरेशन जो होता है वो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ से अगर देखेंगे कि इनिशियली जो है वेलोसिटी वेक्टर ये था, इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसके रेस्पेक्ट में ये कितने डिग्री रोटेट हुआ। इनिशियल जैसे मान लो कि ऐसे था, यहाँ था, यहाँ से वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, ये था आर। अब ये अगर थीटा रोटेट हो गया, थीटा रोटेट हुआ तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी तो रेडियस के परपेंडिकुलर ही है। ये एंगल अगर डी थीटा है, डी थीटा है तो ये एंगल भी डी थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस डी थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा डी थीटा। तो ये वेक्टर कितना चेंज हुआ, ये वेक्टर इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसके बाद ये चेंज हो गया यहाँ से, ये भी वी है और ये एंगल कितना है डी थीटा। तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है। तो यहाँ से जो होगा, ये जो होगा ये हो जाएगा डेल्टा वी, डेल्टा वी, डेल्टा वी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं ना ट्रायंगल लॉ से, वी आई प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ। तो जो डेल्टा वी होगा दैट इज फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर चेंज इन वेलोसिटी, तो वी एफ माइनस वी आई। तो दो वेक्टर का हम डिफरेंस कैसे लेते हैं भाई, फॉर्मूला समेशन ऑफ वेक्टर्स, समेशन ऑफ वेक्टर्स जो है वो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा वी जो है या डी वी जो है, डी थीटा लिया है तो यहाँ पे चेंज को हम डी वी लिख लेते हैं, इसको डेल्टा थीटा भी कर देते हैं, ये डेल्टा थीटा, डेल्टा डेल्टा यूज करेंगे तो सारा कुछ डेल्टा, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा वी एफ स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस डेल्टा थीटा, कॉस डेल्टा थीटा। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यहाँ से v कॉमन ले लो, v कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा या 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, 2 कॉस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा v
into square root of 2 into 2 sin square theta, 2 sin square डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे ये 2 थीटा है तो थीटा ये हो जाएगा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगी डेल्टा वी इज इक्वल टू 2v साइन डेल्टा थीटा बाई 2। ये डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हुआ। मैग्नीट्यूड तो वेक्टर का कांस्टेंट है बट फिर भी वेक्टर में चेंज है। वो वेक्टर में चेंज कितना है, उस चेंज का मैग्नीट्यूड है। ये किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ऐसे है इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो व्हाट इज दिस एक्सेलेरेशन, जो कि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हुई है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। ये हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी जो हो जाएगा 2v इंटू साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इंटू डेल्टा टी। अब फॉर स्मॉल एंगल के लिए साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई 2। जैसे फॉर एग्जांपल थीटा साइन 0 इज इक्वल टू 0। जितना स्मॉल एंगल होगा, स्मॉल एंगल कितना, 0 टू 5 डिग्री, 5 डिग्री तक, तो उसमें साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं थीटा बाई 2 थीटा से। तो ये हो जाएगा, बहुत ही ये कॉमन वो है अप्रोक्सीमेशन है जो बार बार यूज होता है। ये हो जाएगा डेल्टा टी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ओमेगा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर। तो उसको पुट कर देंगे, ए सेंटीमीटर इज इक्वल टू वी इंटू ओमेगा। ये हो जाएगा वी इंटू वी डिवाइडेड बाई आर। ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर और ओमेगा स्क्वायर आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन ओमेगा स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। तो ये तो हो गई सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, एक हो गई टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बहुत आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन रेडियस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर पे है, 1 मीटर के रेडियस पे है और थीटा टाइम के साथ वेरी कर रहा है, टी स्क्वायर बाई 2 at t is equal to 1 second, at t is equal to 1 second. Find omega, omega is equal to d theta by dt। तो यहाँ से 2t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड, 1 रेडियन पर सेकेंड। फाइंड ओमेगा, ठीक है। फाइंड लीनियर स्पीड, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, वो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 1। व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, एटी, एटी इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 1, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द नेट एक्सेलेरेशन। अब सर्कुलर पाथ में ये रिवॉल्व कर रहा है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, इसके पास सेंटर की तरफ है डायरेक्टेड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और टेंजेंट की तरफ डायरेक्टेड है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन किसी एंगल पे होगा, वो क्या होगा, वो उसका रिजल्टेंट होगा। कितने डिग्री पे हम चाहें तो ये बता भी सकते हैं भाई। ये भी जो है 1 है और ये टेंजेंशियल क्या है, टेंजेंशियल भी 1 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। AC स्क्वायर जो नेट एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने पे, रेडियस से 45 डिग्री पे है। तो सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रहा है तो कौन सा एक्सेलरेशन होना मस्ट है, कौन सा एक्सेलरेशन होना मस्ट है,
टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। कि किसी मोमेंट पे अगर स्पीड 0 है तो सिर्फ पूरा का पूरा टेंजेंशियल है, और किसी स्पीड मोमेंट पे अगर स्पीड कांस्टेंट है तो धीरे धीरे नेट एक्सीलरेशन जो है वो चेंज होते 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 क्या है, टोटल सेंट्रीपिटल है। तो टेंजेंट से रेडियस की तरफ 90 डिग्री का वेरिएशन है एक्सीलरेशन के लिए। तो अगर सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल मूविंग है तो सेंट्रीपिटल तो जरूर होगा, टेंजेंशियल होगा या नहीं होगा वो हम चेक करेंगे कि अगर स्पीड उसकी कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो बेसिक पॉइंट इसमें सर्कुलर मोशन में इतना ही है कि तुम्हें स्टार्ट करना है हमेशा कि सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। जैसे ही पता चल गया कि हाँ भाई यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म के लिए अलग हमारे पास जो भी चीजें अप्लाई कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म है तो अब अलग अप्लाई करेंगे। अब जैसे मान लो अल्फा तुम्हें पता चल गया तो पूछा जाएगा फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे इक्वेशन यूज करके थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा टी स्क्वायर ये हो जाएगा 1/2, 1 इंटू 4 सेकेंड है तो ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 8 रेडियन। पूछेगा व्हाट इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के लिए 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, 8 डिवाइडेड बाई 2 पाई नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। तो बेसिक यही सारे क्वेश्चंस होंगे कि कोई फैन जो है वो रोटेट कर रहा है, चाहो तो इस पे एच सी वर्मा के सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। तो फैन अगर रोटेट कर रहा है तो उसमें कुछ दे दिया कि फैन स्विच ऑफ कर दिया, उससे इतना रिटार्डेशन है तो कितने रिवोल्यूशन के बाद स्टॉप हो जाएगा, मतलब फाइनल ओमेगा जो है 0 होना है, तो हम थर्ड इक्वेशन यूज कर लेंगे, थर्ड इक्वेशन यूज कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये तो रिवोल्यूशन तो बता दिया, इसका रिलेशन बता दिया, काइनेमेटिक्स बता दिया। काइनेमेटिक्स के बाद एक क्वेश्चन है कि एक पेंडुलम है और उस पेंडुलम को यहां से यहां तक ले जाया गया, 60 डिग्री है, मान लो 60 डिग्री है, 60 डिग्री से इसको रिलीज किया गया, 60 डिग्री से इसको रिलीज किया गया। अच्छा चलो ठीक है, किसी मिडिल पॉइंट पे अच्छा इस क्वेश्चन को चलो सॉल्व करेंगे पहले थोड़ा सा। अब ये बात तो समझ में आ गई ना, ये बात हमारे पास समझ में आ गई कि सर्कुलर मोशन को, सर्कुलर मोशन जो है वो हमारा दो टाइप का है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा 0 है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है। तो दो केस हो गए, अल्फा कांस्टेंट, अल्फा वेरिएबल, जो भी है ये सर्कुलर मोशन है। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, इसके पास कौन सा एक्सीलरेशन होगा, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसके पास सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, और इसके पास क्या होगा, सेंट्रीपिटल भी होगा और टेंजेंशियल भी होगा। तो अब थर्ड टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यहाँ पे मान सकते हैं कि कभी भी कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो अब हम डायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मतलब कि अगर F इज इक्वल टू एम ए हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके पास सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है तो सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और लिखेंगे F नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए सी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए सी, टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए टी, और नेट फोर्स इस पार्टिकल के ऊपर कितना हो जाएगा, दोनों का समेशन एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, m कॉमन लेंगे, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर सेंटीपिटल एक्सीलरेशन फाइंड करना है, नेट फोर्स अलोंग सेंटर, नेट फोर्स अलोंग टेंस। जैसे मान लो किसी स्ट्रिंग से हमने अटैच करके किसी पार्टिकल को रोटेट करा रहा है, रोटेट कर रहा है तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रिंग का टेंशन।
कि अगर स्ट्रिंग का टेंशन नहीं होगा, स्ट्रिंग कट कर देंगे, स्ट्रिंग कट कर देंगे, मान लो ये रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे स्ट्रिंग्स रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, टेंशन प्रोवाइड कर रहा है उसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो डायनेमिक्स में हम क्या करते थे, डायनेमिक्स में यही करते थे, F इज इक्वल टू एम ए। काइनेमेटिक्स में क्या करते थे, सब थीटा वीटा पोजीशन वोजिशन के रिलेशन होते थे, एवरेज बनाओ, ये बताओ, ग्राफ बताओ, ये सारा कुछ करो। तो काइनेमेटिक्स में बस वहां पे लीनियर को एंगुलर से हमने रिप्लेस कर देना है। डायनेमिक्स में हमें फोर्सेस को दो डायरेक्शन में देखना है, अलोंग द टेंजेंट एंड अलोंग द सेंटर। ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और यहाँ से हो जाएगा इसका, स्ट्रिंग अगर है, स्ट्रिंग से ये पार्टिकल अटैच्ड है, मान लो हम स्ट्रिंग कट कर देते हैं, स्ट्रिंग कट कर देंगे तो फोर्स जीरो, तो कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। जब प्रोवाइड नहीं कर पाएगा तो सर्किल पे जाने के लिए तो चाहिए, सर्किल पे ये जा नहीं पाएगा, तो किधर चला जाएगा, इस मोमेंट पे जो वेलोसिटी है, तो ये टेंजेंट के लॉन्ग ऐसे मूव कर जाएगा। तो हमेशा कोई पार्टिकल अगर स्ट्रिंग कट करते हैं तो वो पार्टिकल किधर चला जाएगा, वो जो है टेंजेंट के लॉन्ग मूव करेगा। तो अब यहां से समझो कि सपोज कि कोई इंटरमीडिएट पोजीशन है, ये सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम से यहां से रिलीज किया, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है, यहाँ वेलोसिटी ऐसे है। तो हमें इन दो पोजीशंस पे, तीन पोजीशंस पे, ए बी और सी पोजीशंस पे एक्सेलरेशन वेक्टर देखना है, एक्सेलरेशन वेक्टर। तो एक्सेलरेशन वेक्टर के लिए फोर्स के लिए क्या है, यहां से टेंशन है, स्ट्रिंग का टेंशन है टी, यहां से क्या mg है, mg है। अब हमेशा फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे किधर, along द सेंटर एंड टेंजेंट, सेंटर रेडियस एंड टेंजेंट। तो ये रेडियस के लॉन्ग रिजॉल्व करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg cos 60, और यहां से हो जाएगा mg sin 60। तो यहाँ पे स्पीड 0 है, तो इस पॉइंट पे अगर स्पीड 0 है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स along tangent, net force along tangent is mg sin 60, so net force along tangent divided by mass, तो यहां से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा g sin 60, g√3/2, सेंट्रीपिटल 0 है। यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे mg है, mg का कुछ कंपोनेंट इधर भी होगा, कुछ इधर भी होगा, यहाँ पे टेंशन भी होगा और कुछ स्पीड भी होगी। जब स्पीड होगी तो ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, और जब इधर है तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, तो इसके पास दोनों एक्सेलरेशन हो जाएंगे। तो इस पॉइंट पे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो ये हो जाएगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये रिवॉल्व कर रहा है इससे ओमेगा से किसी डिस्टेंस x पे। देखो एक जनरल अप्रोच है कि कोई भी वायर रॉड अगर रोटेट कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन होगा, तो टेंशन फाइंड करना। तो ये मान लिया x पे ये एक dx है, इस dx का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि टेंशन मान लो x के साथ, x के ऊपर डिपेंडेंट है, तो x पे टेंशन की वैल्यू है t, तो x प्लस dx पे टेंशन की वैल्यू है t प्लस dt। अब इसके लिए कोई ये जरूरी नहीं है कि सर dt इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है तभी हम प्लस या माइनस करेंगे। जनरल एक मैथमेटिकल हम लिख लेंगे अपने आप कि अगर x पे कोई फंक्शन है f या y, तो x प्लस dx पे y प्लस dy, अब वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होगा, अपने आप dy बाई dx या dt बाई dx वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। अब ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, रेडियस है x, ओमेगा से, तो हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स जरूर सेंटर की तरफ होगा। अच्छा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा, ओनली सेंट्रीपिटल होगा, सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। तो इक्वेशन लिखेंगे t प्लस डी टी, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर t माइनस t प्लस डी टी इज इक्वल टू m lambda into dx, mass per unit length into length, m omega square x।
टी और टी कैंसिल आउट हुआ, माइनस डी टी इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है, डी टी का फंक्शन। तो यहां से एक चीज देख सकते हो कि माइनस डी टी बाई डी एक्स की जो वैल्यू है, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू वो नेगेटिव है। डी टी बाई डी एक्स नेगेटिव है, मतलब जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है, सेंटर से हम दूर चलते जा रहे हैं, वैसे वैसे टेंशन डिक्रीज कर रहा है, एक्स के साथ डिक्रीजिंग है ये। तो लैम्डा ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हो जाएगा माइनस डी टी लैम्डा ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। अब लिमिट इंटीग्रेट करने में x पे हमें फंक्शन अननोन है, तो जब x पे अननोन है तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यहां से 0 से x नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब x पे फंक्शन अननोन है, x पे फंक्शन अननोन है तो भी उसमें 0 पुट करेंगे तभी आएगा उसकी वैल्यू। मतलब हमें 0 पे भी टेंशन नहीं पता है, x पे भी नहीं पता है, तो टोटल जो है, जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो अननोन हो जाएंगे, तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, फंक्शन नहीं आ पाएगा। तो इसलिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हम चेंज करेंगे। कैसे? कि यहां की वैल्यू हमें नोन है कि x इज इक्वल टू एल पे टेंशन 0 है, क्योंकि इसके बियॉन्ड किसी भी पॉइंट का जो टेंशन है वो इसके बियॉन्ड जो मास है उस मास को सर्कुलर मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे यहाँ पे आएंगे, जब फ्री एंड आएंगे तो फ्री एंड के साइड में, फ्री एंड के बाद कोई भी मास अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हम करेंगे टी। कभी भी इंटीग्रेट करते तो एक कम से कम नोन हो तो दूसरा उसके टर्म्स में आ जाएगा नोन। तो टी पे एक्स पे है, टी है टेंशन, एल पे क्या होगा? 0 होगा, तो यहां से आ जाएगा टी 0 माइनस टी। तो टी इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो टेंशन हो जाएगा m बाई एल, ये है m ओमेगा स्क्वायर बाई 2l, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो टेंशन है वो एक्स स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, एक्स स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, और वो एक्स के साथ डिक्रीज कर रहा है। एक्स इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे इस पॉइंट पे आएंगे वैसे वैसे टेंशन डिक्रीज करता जा रहा है। सबसे मैक्सिमम टेंशन कहाँ का है? सबसे मैक्सिमम टेंशन है इस पॉइंट पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, या जस्ट सेंटर बोल सकते हैं, सेंटर पे, वहां पे सबसे ज्यादा टेंशन है। तो ये वेरिएशन है, इसका ग्राफ भी चाहो तो ड्रा कर सकते हो। अब इसको और एक और मेथड हम पढ़ेंगे बाद में रोटेशनल में, कि अगर ये कोई भी रिजिड बॉडी है, वो अगर रिवॉल्व करता है, सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या लिख लेते हैं? उसको हम डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास के मोशन से रिलेट कर देते हैं। मतलब क्या हुआ कि मतलब हम ऐसे मानते हैं कि ये x था और ये l माइनस एक्स का जो l माइनस एक्स का जो ये रॉड है या स्ट्रिंग है, रोप है, वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, टेंशन यहाँ पे t है। अब इस पूरे सेक्शन के लिए डायरेक्ट हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि ये जो पूरा कंप्लीट रोप है, ये कंप्लीट रोप, जो कंप्लीट रोप है वो सर्कुलर पाथ से ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो इस पॉइंट का जो टेंशन है वो पूरे L माइनस एक्स लेंथ को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये टेंशन हो जाएगा क्या? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द रोप, मास ऑफ द रोप इज मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसका कितना है? ये जा रहा है सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। एक्स क्या होती है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे
ये तो रिजिड बॉडी है, कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट मास तो है नहीं कि हम उसकी डिस्टेंस बता दें। तो ऐसे केस में डिस्टेंस कहाँ की लेते हैं? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास और ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से, तो इस पॉइंट के डिस्टेंस को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा l प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, m ओमेगा स्क्वायर x, l प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो टेंशन हो जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l। अब ऐसे जो है डायरेक्ट लिख सकते हो। अब ये सिचुएशन एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगी ऐसे नेक्स्ट जब हम फ्लूइड चैप्टर पढ़ेंगे। फ्लूइड चैप्टर में ऐसे दिया होगा कि एक ट्यूब है और उस ट्यूब में जो है लिक्विड फील्ड है, उस ट्यूब में लिक्विड फील्ड है, कंप्लीटली लिक्विड फील्ड है, और उस ट्यूब को ओमेगा से रोटेट कराया जा रहा है। तो फाइंड द वेरिएशन ऑफ प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। सेम अप्रोच, बस लिक्विड है, लिक्विड में जो इंटरनल फोर्स जनरेट होगा वो हो जाएगा प्रेशर। तो इसी तरीके से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, टेंशन के बाद फिर ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में कितना स्ट्रेस है, फाइंड द स्ट्रेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेव चैप्टर में आएगा, वेव में कि फाइंड द वेव की स्पीड। वेव की स्पीड जो होती है वो रूट टी बाई म्यू होती है, तो पहले टेंशन रिक्वायर्ड है। तो इस रिवॉल्विंग रोप का कॉन्सेप्ट बहुत जगह पे यूजफुल है। ठीक है, तो चलो ये बात आ गई समझ में। अब ये था स्ट्रेट रोप। स्ट्रेट रोप के बाद है सर्कुलर रोप। इसमें कुछ बता सकते हो? सर्कुलर रोप इसका जो है थोड़ा सा ऐसा टाइप का है और ये कांस्टेंट ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा है। कांस्टेंट ओमेगा से ये रिवॉल्व कर रहा है। मास ले लेते हैं, टोटल मास है, या मास पर यूनिट लेंथ ही ले लेते हैं, लैम्डा। लैम्डा तो फाइंड द टेंशन इन द रोप। टेंशन कितना है, वो टेंशन क्या वेरिएबल है या कांस्टेंट है, ये देखना है। ये रिवॉल्व कर रहा है, टेंशन कितना है। तो सर्कुलर के लिए बताया था क्या करेंगे, एलिमेंट लेते हैं। जैसे याद होगा कि फ्री बॉडी डायग्राम वाले सेक्शन में बताया था कि इसमें टेंशन फाइंड करना है। ये रोप ऐसे अगर कोई था किसी कोन पे, तो ये सेक्शन हमने ले लिया, ये सेक्शन हो जाएगा डी थीटा। तो याद होगा ये बताया था कि डी थीटा है टेंशन है। टेंशन जो है हमें मान लिया, हमें पता नहीं है कि सेम है या डिफरेंट है, तो जो भी टेंशन होगा वो अलोंग द लेंथ होगा। ऐसे जो है T1 कर दिया, ऐसे T2 और T1 T2, और ये एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ से डी थीटा, डी थीटा। तो यहाँ से एंगल अगर हम देखते हैं तो ये भी हो जाएगा कितना, ये वर्टिकल लाइन है, ये हो जाएगा डी थीटा बाई 2, डी थीटा बाई 2 T1 90 माइनस डी थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई 2। तो T1 cos डी थीटा बाई 2, यहाँ से हो जाएगा T1 साइन डी थीटा बाई 2। सेम यहाँ पे T2 cos डी थीटा बाई 2, यहाँ से आ जाएगा T2 साइन डी थीटा बाई 2। अब ये एलिमेंट सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। सर्कुलर पाथ पे जाने वाले पार्टिकल के पास दो टाइप के एक्सीलरेशन, तो पहले हम देखेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो कांस्टेंट तो है ओमेगा, तो टेंजेंशियल जीरो है। जब टेंजेंशियल जीरो है तो यही इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि ठीक है भाई, टेंजेंट के लॉन्ग इसका ये एक्सीलरेशन टेंजेंट के लॉन्ग और ये एक्सीलरेशन सेंटर के लॉन्ग।
तो T1 cos d थीटा बाई 2 माइनस T2 cos d थीटा बाई 2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, कौन सा, टेंजेंशियल, जो कि है 0, तो अपने आप हमारे पास आ जाएगा T1 इंटू T2, T1 इज इक्वल टू T2। मतलब अगर इस रोप की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती, सोचो कुछ अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता तो टेंशन अलग हो जाता, तो टेंशन वेरी करता, तो ये इक्वेशन लिखते टेंशन चेंज हो जाता। बट अगर यूनिफॉर्म है तो टेंशन रोप में थ्रू आउट सेम है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट, वो टेंशन कितना है, उस टेंशन के लिए हम अप्लाई कर देंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, तो यहां से टी टी कर देते हैं इसको। तो इस सेक्शन पे जो नेट होगा टी, तो 2t साइन डी थीटा बाई 2, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास, मास है लैम्डा इंटू डी एक्स, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्डा आर डी थीटा एम ओमेगा स्क्वायर, और रेडियस है इसकी आर। फॉर स्मॉलर एंगल्स, अगर एंगल स्मॉल होगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, बहुत ही कॉमन अप्रोक्सीमेशन है, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और ये 1 से लेके 5 डिग्री तक वैलिड है। और ये जो थीटा लिखेंगे वो ध्यान रहे रेडियन में रहेगा, ये नहीं कि 2 डिग्री दिया हुआ तो 2 कर दिए उधर, नहीं, रेडियन में रहेगा ये, डिग्री में नहीं। अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल ट्रू होल्ड करेगा 1 से 5 डिग्री के लिए। तो 2 इंटू डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी थीटा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, डी थीटा भी कैंसिल आउट हुआ। टेंशन इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ, इसको भी याद रखना है। इसमें भी क्या है, इसमें बाद के चैप्टर्स में आएगा कैसे रोटेट कर रहा है, किसी ने एक पल्स जनरेट कर दिया, तो जो वेव की पल्स है वो कैसे मूव कर रही है इसमें। इसमें टेंशन के वजह से जो है, मान लो बाद में हम लोग रिजिड बॉडी के जम्पशन को अगर हटा देंगे तो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो उसमें फोर्स अप्लाई करने से कोई भी ऑब्जेक्ट डिफॉर्म भी होगा, तो डिफॉर्म होगा तो पहले टेंशन पता होना चाहिए, वहां पे हम स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब कैलकुलेट करते हैं, तो याद रखोगे तो अच्छी बात है। लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास, टोटल मास, और पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे लेंथ कितनी है, क्या सर्कुलर है तो 2 पाई आर है, सर्कुलर है 2 पाई आर, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, सीधा सीधा देखो मास एम ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2 पाई, 2 पाई यूनिट रेडियन, या ऐसे लिख सकते हो कि जो टोटल रोप है एम मास का है, वो रिवॉल्व कर रहा है, तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स समझने के लिए पूरे मास पे कितना हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, सो टेंशन इज इक्वल टू नेट फोर्स पर यूनिट रेडियन डिवाइडेड बाई 2 पाई, ऐसे याद रखोगे, एम ओमेगा स्क्वायर आर नेट फोर्स बाई 2 पाई, ठीक है। तो आए समझ में, तो ये हमारे रोप वाले पोर्शन थे। देखो पॉइंट लॉज ऑफ मोशन ही है, डायरेक्शन बस ये पाथ सर्कुलर पाथ हो गया, सर्कुलर पाथ हुआ तो उसे डायनामिक्स में चेंज क्या आएगा, डायनामिक्स में बस वही नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और 2 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, वो डिपेंड करता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। ये 2 स्ट्रिंग है, 2 स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, और ये ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, इसे रिवॉल्व कर रहे हैं एक्सिस के अबाउट,
इसको बोलते हैं ऐसे कोनिकल पेंडुलम का सेटअप। सिर्फ एक स्ट्रिंग होती है, एक स्ट्रिंग होती है, वो रिवॉल्व करती है, तो हो जाता है कोनिकल पेंडुलम। तो मान लो डबल स्ट्रिंग है यहाँ से, और ये रिवॉल्व कर रहा है, ये ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, लेंथ है इसकी एल। पॉइंट से डिस्टेंस मान लेते हैं इसको। ठीक है, एल ही मान लेते हैं, एल। तो इस प्लेन में इसका रिवोल्यूशन है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, टेंशन इन ईच रोप विल बी सेम? ये रोप 2 है, मास इसका m ले सकते हो। टेंशन इन ईच रोप विल बी सेम, क्या बोलते हो? एनालाइज करोगे अगर पहले, तो जब तक सेम मानने का लॉजिक नहीं है तब तक हम टेंशन डिफरेंट लेंगे, और उसके बाद सॉल्व करके वो अपने आप आएगा। तो यहां से हम मानते हैं ये ऐसे है, ये है टेंशन T1 और ये है टेंशन T2, और यहां से ये है mg। कौन से प्लेन में है? अब समझ में आ गया होगा कौन सा टेंशन ज्यादा होगा। ये एंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बन जा रहा है। तो यहां से हम इस पार्टिकल को अगर देखते हैं तो ये है T1, ये T2, T1 cos 30, T1 cos 30, T2 cos 30, T2 cos 30, यहाँ से T1 sin 30, T2 sin 30 और mg। क्या ये समझ में आ रही है कि ऊपर वाले स्ट्रिंग में टेंशन ज्यादा होगा, क्योंकि उसको mg को भी बैलेंस करना है। ऊपर वाला टेंशन, यहाँ पे टेंशन, स्ट्रिंग के टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और बैलेंस भी कर रहे हैं। तो T1 sin 30, T1 sin 30 इक्वेशन क्या लिखेंगे? वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो रिवॉल्व कर रहा है ऐसे। तो लिखेंगे T1 sin cos 30 प्लस T2 cos 30, net force towards center is equal to mass into acceleration, m omega square x ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्टेंस कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर x l cos 30, तो हो जाएगा L√3/2 l cos 30, l cos 30 लिख देते हैं, छोड़ो, ये कैंसिल हो जाएगा cos 30 दोनों साइड से। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l, इक्वेशन नंबर 1। और वर्टिकल डायरेक्शन के इक्विलिब्रियम से T1 sin 30, T1 sin 30 इज इक्वल टू mg प्लस T2 sin 30, ये है इक्वेशन नंबर 2। फाइंड करना है हमें T1 T2, तो ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से T1/2 माइनस T2, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2mg। ऐड कर देंगे दोनों को, ऐड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा T1 की वैल्यू, तो T1 इज इक्वल टू T1 इक्वल्स टू 2mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर l डिवाइडेड बाई 2, और T2 की वैल्यू पुट कर देंगे T2 तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस, तो ये शायद ऐसे आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर l माइनस 2mg डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसा समझ सकते हो कि ऊपर वाले स्ट्रिंग को सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करना है और सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करना है, और साथ ही साथ उसको वेट को भी बैलेंस करना है।
दोनों चीजें हैं, इसलिए ऊपर वाला टेंशन ज्यादा है, नीचे वाला टेंशन कम है। आई बात समझ में? हम्म। तो सर, मोशन ऑफ व्हीकल ऑन रोड, रोड के ऊपर, जैसे मान लो इस टाइप का रोड है कोई, ऐसे ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा कोई रोड है, इस पे कांस्टेंट स्पीड से एक व्हीकल मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से एक व्हीकल मूव कर रहा है। तो ऐसे जा रहा है तो स्पीड वो कांस्टेंट रख पाएगा। यहाँ पे फ्रिक्शन है, ठीक है, और ये हमें मानना है कि रोड फ्रिक्शन इज सफिशिएंट बिटवीन टायर एंड रोड सो दैट व्हीकल डज नॉट स्लिप, व्हीकल स्लिप नहीं करेगा, वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो ये 3 पॉइंट्स है हमारे ABC। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है B, और एक पॉइंट C है। तो सबसे ज्यादा रिएक्शन फोर्स किस पॉइंट पे होगा? रैंक द रिएक्शन फोर्स एट A, B एंड C इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या लग रहा है भाई, कहां पे सबसे ज्यादा होगा? हैं? क्या बोलते हो? सर्कुलर मोशन हमारे लिए एक टूल है। टूल है किस चीज का? किसी भी जनरल कर्व टाइप के मोशन को एनालाइज करने का। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ऐसे सर्किल में तो ऐसे पार्टिकल अगर सर्किल में मूव करता था तो उसकी जो रेडियस होती थी वो कांस्टेंट होती थी। किसी भी पॉइंट पे जाएगा रेडियस उस पाथ की सेम होगी, तो हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो कर्व है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सेम। अब वही अगर जनरल कोई पाथ पे मूव करता जा रहा है कोई, तो ऐसे केस में क्या होगा? एवरी सेक्शन कैन बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सम स्फीयर, सर्किल। कि अगर मान लो ये पोर्शन है तो इस पोर्शन को हम किसी न किसी सर्किल का पार्ट एज्यूम कर सकते हैं, और उस सर्किल की जो रेडियस होगी दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जैसे जैसे फ्लैट होगा, जैसे ये जो है सेक्शन फ्लैट हो रहा है, वैसे वैसे क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज करता जाएगा। यहाँ पे ये अलग 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 डिफरेंट डिफरेंट सेंटर, जैसे जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है वैसे वैसे ये अलग अलग रेडियस के सर्किल पे जा रहा है। तो हम इक्वेशन कभी भी अप्लाई करेंगे, कहीं पे भी अगर पार्टिकल होगा तो उस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर कंसीडर करेंगे, उस पॉइंट का। ठीक है, यहाँ पे है तो यहाँ पे जो है इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे शार्प बेंड है तो शार्प बेंड में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल हो जाएगा, सेंटर ऑफ इंटरचेंज हो जाएगी। तो पहला सर्कुलर मोशन का एडवांटेज ये है कि अब इस सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को हम किसी भी टाइप के पाथ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे प्रोजेक्टाइल ही हमने फेंक दिया ऐसे, ये प्रोजेक्टाइल यहां से यहां जा रहा है, ये प्रोजेक्टाइल यहां से यहां जा रहा है, तो क्या बोलेंगे? ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है? नहीं। पैराबोलिक पाथ पे जा रहा है? हाँ। तो पैराबोलिक पाथ पे जा रहा है तो हर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट डिफरेंट है। कहीं यहीं पे, कहीं पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने का एक हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला है और एक जनरल लॉजिक है सर्कुलर मोशन का। तो दोनों ही याद रखोगे, खैर वो अभी देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि बिल्कुल सिंपल है कि अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल है। ठीक है,
स्मॉल है और यहां मान लेते हैं कि एग्जैक्टली सेम है, तो आर ए इज स्मॉलर देन आर बी, आर ए इज स्मॉलर देन आर बी, और आर बी और आर सी हम मान लेते हैं इक्वल हैं, सेम टाइप के कर्वेचर है। तो अगर ये व्हीकल बेचारा ऐसे यहाँ पे होगा तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होगा और यहाँ पे एम जी होगा, ठीक है, एम जी होगा। तो ये जा रहा है स्पीड वी से, अब नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉर्मल रिएक्शन तो अभी ये रोड पे जा रहा है, मतलब वो सर्कुलर पाथ पे है, सर्कुलर पाथ पे है तो वो एक्सलेटेड है किस तरफ, सेंटर की तरफ। तो क्या इक्वेशन लिख लेंगे, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर ए। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर ए। तो देखो एन जो है वो एम जी से कुछ कम है और वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वेलोसिटी के ऊपर। बहुत ज्यादा स्पीड में आएगा तो उड़ जाएगा वहीं से वो। ऐसा हो सकता है कि भाई ये बताओ कि वो किस स्पीड से आए कि इट लूजेस द कांटेक्ट, लूजेस द कांटेक्ट विद द रोड। रोड के साथ कांटेक्ट लूज करने का मतलब क्या है, एन जीरो हो जाए। एन जीरो हो जाए तो क्या आ जाएगी, क्या समझ पा रहे हो, स्पीड यहां से हम फाइंड कर लेंगे रूट जी आर, कि रूट जी आर से आएगा तो इस कांटेक्ट छूट जाएगा, मतलब आते ही तुरंत एकदम फिल्मी स्टाइल में ये यहाँ से उड़ जाएगा, ज्यादा स्पीड में आएगा तो ऐसे चला गया। तो अगर सेफली सर मूव, हाँ बोलो। सर वो एम वी स्क्वायर बाय आर ए क्यों है? आर ए उस लोकल पॉइंट, उस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां पे होगा, क्योंकि अब तो ये यूनिफॉर्म सर्किल है नहीं, अब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरिएबल है। तो जिस पॉइंट पे व्हीकल होगा उस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसलिए इसको आर ए लिखा, यस सर। है ना, एम वी स्क्वायर बाई आर, तो सेंटीमीटर है। अब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे होगा, जिस पॉइंट पे होगा उस पॉइंट का लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर्किल था भाई तो हर पॉइंट पे तो रेडियस सेम थी, बट यहाँ पे हर पॉइंट पे रेडियस वेरिएबल है, तो जहां पे है वहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या ये बात समझ में, एम जी माइनस, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सर आरबी और आरसी का रेडियस सेम कैसे हुआ? अरे यहाँ से जो कर्वेचर है वो सेम टाइप का है, ऐसे ये मान लो जिस सर्किल का पार्ट है ये छोटा सा, उतने ही सर्किल का पार्ट ये भी है, ये जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू ये भी है, सेम है, समझे, सेम टाइप के यस सर। कर्व, सेम टाइप के सेक्शन है। तो अब चलो, अब ये तो समझ में आ रहा है कि कॉन्वेक्स पार्ट पे कभी भी व्हीकल जाएगा तो नीचे भाई सेंट्रीपिटल एक्सलेशन चाहिए, कॉन्वेक्स पार्ट पे थोड़ा सा मेंटल दिमाग में विजुलाइज करो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे कई बार। कॉन्वेक्स पार्ट पे अगर जाएगा तो डाउनवर्ड सेंटर चाहिए, तो mg को क्या करना है, एक तो mg को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो mg से कुछ कम हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg से कम हो जाएगा, नॉर्मल बाहर की तरफ होगा, नॉर्मल बाहर की तरफ होगा तो वो mg से कम हो जाएगा। अब अगर ये देखते हैं बी पार्ट पे क्या है, बी पार्ट पे स्पीड v है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है और यहाँ पे mg है। इक्वेशन लिखेंगे, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर nb माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई rb। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg से ज्यादा हो गया, mg से ज्यादा है, मतलब जब कॉनकेव टाइप का है, कॉनकेव टाइप का, तो वहां कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब क्या यहाँ पे कभी कांटेक्ट छोड़ने के चांस हैं, वो इक्वेशन से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कभी कांटेक्ट छोड़ेगा ही नहीं भाई। अगर v स्पीड जीरो भी हो जाती है, ये टर्म जीरो भी हो जाता है तो भी नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा, लेकिन ऊपर वाला रिस्की है, ऊपर टेंशन है, ऊपर वाले पे कांटेक्ट, तो कॉन्वेक्स पे जो है संभल के चलना है, कॉनकेव पे बिना किसी टेंशन के किसी भी स्पीड से आए तो चले जाएंगे वहां पे, ठीक है। बट कॉन्वेक्स में भाई प्रॉब्लम है,
वहाँ पे रोड कांटेक्ट छोड़ सकता है, सेफ्टी हैम्पर हो सकती है, गिर जाएगा उड़ जाएगा जो भी, तो ऐसे लिख लेंगे क्या, एनसी। एनसी इक्वेशन देखो कॉन्वेक्स टाइप का है, तो यहाँ पे n माइनस एम जी होगा या एम जी माइनस एन होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा एम जी और यहाँ पे हमारा एन सी, तो ये हो जाएगा एम जी माइनस एन सी, एम जी माइनस एन सी इज इक्वल टू दिस, तो ये आ जाएगा एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर सी। तो सबसे ज्यादा जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वहां पे 1 बाई ये टर्म उतना स्मॉल होगा, उतना स्मॉल होगा तो mg में से कम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा ये nc। सबसे मैक्सिमम कौन सा होगा nb, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, सबसे मिनिमम क्या na है, उसके बाद nc है, उसके बाद nb है। सबसे रिस्की बिजनेस शॉर्ट टर्म, शार्प टर्न शार्प टर्न अगर होगा तो ऐसे केस में वो रिस्की है, नॉर्मल रिएक्शन छोड़ देगा, छोड़ सकता है। तो फ्लैटर टाइप का रोड है, ज्यादा इजी है, इसीलिए रोड में अगर कहीं बम्प आता है कॉन्वेक्स टाइप का, बहुत तेज हम जाते हैं तो ऐसे जंप कर जाता है, तो वो कांटेक्ट छोड़ देगा वहां से। ठीक है, समझे, ये पॉइंट समझ में आ गए? ठीक है, ठीक है, समझ में आ गए। तो देखो ये सर्कुलर का एप्लीकेशन है, अब सोचना है थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए ये सारे जो है थॉट बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन दे रहा हूं। तो मान लेते हैं हम कि एक सर्कुलर रोड है, सर्कुलर ब्रिज है। कहोगे सर्कुलर ब्रिज कहाँ से होता है सर? सर्कुलर ब्रिज है क्योंकि सर्कुलर ब्रिज है और ये कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ से, और ये व्हीकल यहाँ से मूव कर रहा है, ये मान लिया कांस्टेंट स्पीड से। तो ये पॉइंट ए है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट बी है, और ये पॉइंट है सी। ठीक है, सी, ये जस्ट एज मान सकते हैं हम, जस्ट एज मान सकते हैं। ठीक है, टोटल एंगल जो है यहाँ से मान लो कि इससे जो है, जो वर्टिकल लाइन है बिल्कुल, ब्रिज की रेडियस आर है और इधर भी थीटा है, इधर भी थीटा है। यहाँ पे क्या लग रहा है भाई, कहाँ पे स्लिप होने के चांसेस या जंप करने के चांसेस हैं, बताओ, सोच के कुछ गेस मारो। ए बी सी में, और ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो स्लिप होने के चांसेस इस ब्रिज में किस पॉइंट पे है? कहोगे ये तो सारा कॉन्वेक्स ही है, कॉन्वेक्स में क्या बोला जाए। तो हमें लिखना है इसमें एबीसी पे नॉर्मल और फ्रिक्शन के बारे में सोचेंगे, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। नॉर्मल एंड फ्रिक्शन एट पॉइंट एबीसी। तो यहां से है कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है भाई, ठीक है, इसका मास हम कुछ मान लेते हैं, तो चलो अब फ्रिक्शन फाइंड करना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये है नॉर्मल रिएक्शन किसी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, और ये mg हो गया यहाँ पे, और नॉर्मल mg। फ्रिक्शनल फोर्स, अब यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि देर इज नो स्लिपिंग, ध्यान से सुनोगे, देर इज नो स्लिपिंग बिटवीन रोड एंड टायर, टायर और रोड के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, फ्रिक्शन सफिशिएंट है, चेक करेंगे कि कहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन की डिमांड है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन किस टाइप का होगा, स्टैटिक होगा काइनेटिक होगा? स्टैटिक या काइनेटिक? टायर उसके ऊपर रोल करता हुआ जा रहा है, टायर क्या स्किड कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो टायर जब स्किड नहीं कर रहा है तो क्या टायर और रोड के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है? नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा वो स्टैटिक नेचर का होगा, पहली बात है। तो इस mg को अगर हम रिजॉल्व करते हैं, mg को रिजॉल्व करते हैं तो ये एंगल ऑलमोस्ट, ये a है, a की एंगल दी हुई है, ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा mg cos थीटा,
और ये होगा mg sin थीटा, mg sin थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, चाहे तो हम कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हैं स्टैटिक के केस में, या ये गेस कर सकते हैं कि भाई ये जो है कांस्टेंट स्पीड है तो मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो टेंजेंशियल एक्सलेशन जीरो है, तो नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट भी जीरो होना चाहिए। जब नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट जीरो है तो एक तो टेंजेंट के अलोंग फोर्स है mg sin थीटा, दूसरा होगा जो उसको बैलेंस कर रहा होगा वो होगा कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां से F इज इक्वल टू mg sin थीटा, थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है ये, है ना। अब जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसे वैसे थीटा डिक्रीज हो रहा है, थीटा डिक्रीज हो रहा है एज व्हीकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, तो थीटा हुआ डिक्रीज, तो साइन थीटा हुआ डिक्रीज, मतलब फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती जा रही है। मतलब रोड जो है अगर ऊपर स्मूथ भी होता जा रहा है, स्मूथ होता जा रहा है, फ्रिक्शन कम भी होता जा रहा है, तो ठीक है, फ्रिक्शन की डिमांड ही कम होती जा रही है, फ्रिक्शन की डिमांड कम होती जा रही है तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट भी कम होती जाएगी, एक तरह से वो सेफ होता जाएगा, सेफ की तरफ, सेफली। क्योंकि व्हीकल के स्किड करने के चांसेस है भाई, स्किड तभी करेगा जब ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए और रोड उतना प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो जब ऊपर जा रहा है तो डिमांड कम होती जा रही है, तो मान सकते हैं कि क्या है, ए से बी की तरफ मोशन उसका थोड़ा सेफ है, फ्रिक्शन कम भी हो तो चलेगा। अच्छा, नॉर्मल के बारे में क्या है, नॉर्मल mg से ऑब्वियसली कम होगा ज्यादा होगा, देख लो ये कॉन्वेक्स टाइप का है, कॉन्वेक्स टाइप का तो नॉर्मल तो घट जाएगा mg से। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे इक्वेशन नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, तो वो हो जाएगा mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, दिस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई r। यहाँ पे क्या सिचुएशन है भाई, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है थीटा डिक्रीज हो रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, थीटा डिक्रीज हो रहा है, थीटा डिक्रीज हो रहा है, तो कॉस थीटा क्या होता है भाई, अपोजिट होता है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल बढ़ता जाएगा, नॉर्मल बढ़ता जाएगा। ये टर्म तो कांस्टेंट है, यही टर्म जो है इंक्रीज होता जा रहा है, तो नॉर्मल बढ़ता जा रहा है। अच्छा, नॉर्मल बढ़ने से ये चीज समझ में आ रही है कि नॉर्मल बढ़ने से लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। मतलब सेम म्यू के लिए अवेलेबल फ्रिक्शन ज्यादा होता जा रहा है और इधर फ्रिक्शन की डिमांड भी कम होती जा रही है, फ्रिक्शन की डिमांड भी कम हो रही है और अवेलेबिलिटी भी ज्यादा हो रही है। तो इसका मतलब ऊपर जाने में क्या है, थोड़ा सेफ टाइप से होता जा रहा है। फिर जब ऊपर से वो नीचे आएगा, जब ऊपर से ए बी से सी की तरफ अगर मूव करेगा तो प्रॉब्लम होगी फिर से, क्योंकि इसी टाइप की तो सिचुएशन है, यहाँ पे आता जाएगा, यहाँ आता जाएगा, तो यहाँ देखेंगे ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, ये जो है mg cos थीटा होगा, ये mg sin थीटा होगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो इस कॉन्वेक्स पार्ट पे यही इक्वेशन वैलिड होगा हमेशा। इसमें ध्यान रहे कि थीटा हम कहां से ले रहे हैं, टॉप से, ठीक है। इधर से थीटा लोगे तो अलग इक्वेशन आ जाएगा, उसके हिसाब से रिजल्ट एनालिसिस बिल्कुल सेम रहेगी। तो थीटा जैसे जैसे तुम माइंड में कॉन्सेप्ट ये बनाओगे, जैसे जैसे कॉन्वेक्स टाइप का रोड है, कोई ऊपर बढ़ता जाता है तो फ्रिक्शन की डिमांड कम होती जाती है, फ्रिक्शन की डिमांड अगर कम होती जाती है तो और नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता जाता है, तो जो है ज्यादा सेफ है। रिस्की पॉइंट कौन सा है, स्किड करने के चांसेस कहां पे है, या तो ए पे है या तो सी पे है। अगर हम ए पे स्किडिंग को अवॉइड कर देते हैं, ए पे व्हीकल स्किड नहीं करता है, तो थ्रू आउट ये व्हीकल सेफली मूव कर जाएगा। चांसेस कहां पे है, ए पे। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उसमें एक फोटो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट एचसीवी के सर्कुलर मोशन के सारे क्वेश्चन कर लेते हो, बहुत है, एक्सेप्ट फ्यू इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन जो ये सब बताया, तो आज जो है सारे अटेम्प्ट कर लोगे। तो उसमें दिया हुआ है अलग अलग, एक रोड है, रोड पे एक साइक्लिस्ट मूव कर रहा है, तो तुम्हें एनालाइज करना है भाई कहाँ फ्रिक्शन कम है, कहाँ फ्रिक्शन ज्यादा है, कहाँ स्किटिंग अवॉइड करेंगे। तो जैसे जैसे यहाँ पे ये मूवमेंट इसका हो रहा है,
अगर दिया हुआ है कि भाई बताओ व्हाट शुड बी मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सो दैट दिस व्हीकल डज नॉट स्लिप, तो मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ स्लिप का फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि हम वो पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे कि स्लिपिंग के चांसेस ज्यादा है। अगर वहां पे कार को बचा ले जाते हैं तो हर जगह वो बच जाएगा। तो बचाने के लिए क्या है, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि भाई ऊपर तो जाने से कम ही हो रहा है, ए पे या सी पे है, कहीं पे भी चांसेस है, तो किसी भी एक पॉइंट पे हम इस फ्रिक्शन को लिमिटिंग से कम कर देंगे। जैसे मान लो टू अवॉइड स्किडिंग, या ऐसा बोल सकते हैं फॉर सेफ मोशन, रिस्की नो फॉर सेफ मोशन, जो फ्रिक्शनल फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स वो लिमिटिंग से कम हो, लिमिटिंग से कम हो तो यहाँ से लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग, हो जाएगा म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू हो जाएगी एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी सम ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब उससे ज्यादा होना चाहिए। आई बात समझ में कहानी? तो फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल है, नॉर्मल रिएक्शन वेरिएबल है, कैसे वेरी कर रहा है वो देखेंगे। अब अगर इसी में और ज्यादा स्पीड बढ़ा दिया, इसी में कोई और ज्यादा स्पीड बढ़ा दिया, v बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, तो वहां से क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज हो गया भाई, स्पीड बढ़ गई, नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज हो, नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज होगा, लिमिटिंग डिक्रीज हो जाएगा। लिमिटिंग डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा, स्किडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर बहुत वो ऊपर जा रहा है, तेजी से एक्सेलेरेट कर रहा है, तो टेंजेंशियल भी होगा। टेंजेंशियल होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए टी। तो वो क्या होगा, फ्रिक्शन की डिमांड और बढ़ जाएगी। एक तो भाई एम जी साइन थीटा की हेडक पहले से थी, अब एम इंटू ए टी भी आ जाएगा, तो फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा, और ये जो है और घट जाएगा अवेलेबिलिटी, तो और रिस्की बिजनेस हो जाएगा। आई बात समझ में? फ्रिक्शन और नॉर्मल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन होंगे तो हम इस तरीके से उसको एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, कोई बता सकता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो स्यूडो फोर्स है। ट्रांसलेशन के केस में हम अप्लाई करते थे स्यूडो फोर्स m इंटू ए, यहां पे भी हम अप्लाई करेंगे। जैसे मान लो कि ये जो स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन हमने किया था, अब ये स्ट्रिंग जो है ऐसा ब्लॉक है, मान लो ये ब्लॉक जो है वो रिवॉल्व कर रहा है ऐसे ओमेगा से, तो हम ग्राउंड से जो ऑब्जर्वर होगा उसको दिखेगा कि भाई ये ब्लॉक चुपचाप जो है सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, और इसके पास एक एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन कितना है, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। वो एक्सेलेरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये ऑब्जर्वर इक्वेशन लिख लेगा, टेंशन इज इक्वल टू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब मान लो कि कोई ऑब्जर्वर जो इसी ब्लॉक के ऊपर बैठा हुआ है, ऐसा मतलब कोई कार है, कार का ड्राइवर है, कार ऐसे टर्न ले रहा है, कार का ड्राइवर है, इस ब्लॉक पे जो ऑब्जर्वर है, मतलब ऑब्जर्वर अगर रोटेटिंग रिवॉल्विंग फ्रेम में है, रोटेट कर रहा है वो भी, तो ये ऑब्जर्वर भी तो एक्सेलरेटेड है। हाँ, ये ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेटेड है, तो ये ऑब्जर्वर कितना होगा, इसका भी एक्सेलेरेशन होगा कितना, ओमेगा स्क्वायर एक्स टुवर्ड सेंटर, क्योंकि ये भी साथ में ही रिवॉल्व कर रहा है। तो जब ये ऑब्जर्व करेगा तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देगा ऐसे, ये कहेगा ठीक है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये दिखा देगा कि भाई टेंशन जो एक्ट कर रहा था वो है, और ये अपने नॉन इनर्शियल होने की वजह से सेंट्रीपिटल स्यूडो फोर्स अप्लाई करेगा, और वो स्यूडो फोर्स किधर होगा, मास इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम, और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। ये सेंटर की तरफ एक्सेलेटेड है तो ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम सेंटर, तो ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसी फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ नहीं है, जैसा हमारा रोटेशन में ये स्यूडो फोर्स है, सर्कुलर मोशन में स्यूडो फोर्स है। तो अब ये बोलेगा कि ये इक्विलिब्रियम में है, और टेंशन जो है वो m ओमेगा स्क्वायर एक्स को बैलेंस कर रहा है। ज्यादातर बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि अब ऐसा लिखने के बाद फिर वो इक्वेशन क्या लिखेंगे कि नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर एक्स, किसी से पूछ लेना।
तो ऐसा इक्वेशन लिख देंगे। ऐसा इक्वेशन लिखने से उनका टेंशन क्या आ जाएगा, 2m ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये गलत है बिल्कुल। सेंट्रीपिटल फोर्स ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है, तो दोनों एक साथ हम नहीं दिखाएंगे। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे, वहां देखेंगे तो एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ तो एक्सेलरेशन 0 है ना, तो फिर ये लिखना गलत है। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो वहां से हम इसको बैलेंस कर लेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ही साथ नहीं ऐड करता है, या तो सेंट्रीपिटल या तो सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल क्या है, स्यूडो फोर्स है जो कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन को हम बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करके, मतलब नॉन इनर्शियल के रेस्पेक्ट में चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो सर्कुलर टर्न है, सर्कुलर टर्न ऑफ अ व्हीकल, टर्निंग ऐसे लिख लेते हैं इसको, टर्निंग ऑफ व्हीकल, टर्निंग ऑफ व्हीकल ऑन लेवल सर्कुलर टर्न। लेवल सर्कुलर टर्न है, लेवल टर्न है। हॉरिजॉन्टल रोड है, मतलब नॉर्मल जो हमारे जो आसपास की जो रोड है जिसपे हम मूव करते हैं, लेवल है। तो ऐसे जो है ये लेवल सर्कुलर रोड है, ऐसे मूव कर रहा है। अब इस रोड की जो है यहाँ से रेडियस दिया हुआ है, मान लो कोई पर्सन आता है और वो ऐसे व्हीकल टर्न कराता है, ये जा रहा है, ये ऐसे ऐसे आया, तो इसकी रेडियस आर है। अब क्या ये सोच के बता सकते हो कि भाई ये टर्निंग में कौन, टर्निंग में क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पे जाएगा। जब सर्कुलर पाथ पे जाएगा तो चाहिए होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा भाई। यहाँ से अगर ये व्हीकल है तो एक तो है नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ से जो है नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन mg, और ये कार जो है ऐसे आ रही है, ऐसे, मतलब हम क्या कर रहे हैं, रोड हमारी ऐसे है और हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देखेंगे तो कार ऐसे मूव कर रही है, ये ऐसे सर्कुलर टर्न ले रही है। तो जब ये यहाँ से ऐसे मूवमेंट कर रही है तो ये तो हो गया नॉर्मल रिएक्शन और ये हो गया mg, ये दोनों बैलेंस करके ये सर्कुलर टर्न ऐसे है, तो टुवर्ड सेंटर कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए। अब वो टुवर्ड सेंटर कौन होगा, जो रोड और टायर के बीच का फ्रिक्शन है। तो हम अगर ऐसे देखेंगे रोड के अलोंग तो हमें ऐसा दिखेगा कि भाई ये है व्हीकल, व्हीकल का ये है टायर, टायर ये है उसका नॉर्मल रिएक्शन और ये है इसका mg। ये व्हीकल है, नॉर्मल रिएक्शन, और ये है mg। ये एक्सेलेटेड है इधर, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। और अब अगर ड्राइवर के रिस्पेक्ट में सोच लो, हम क्या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो कहेंगे कि कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, बाई फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर प्रोवाइड कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, ये जो टर्न मान लो कांस्टेंट स्पीड से ले रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई जो भी रेडियस है r। तो अब ये फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, दिस फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन, तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू यहाँ पे है mg, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो v है v शुड बी लेस देन और इक्वल टू रूट म्यू जी आर, v शुड बी लेस देन। तो जो स्पीड है फॉर सेफ टर्निंग वो डिपेंड कर रहा है किस पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर सर्कुलर टर्न के रेडियस पे। तो अगर हम शार्प टर्न लेंगे तुरंत जो है स्किड कर जाएंगे, अगर स्पीड ज्यादा हो गई तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी, बट फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम औकात है, उससे ज्यादा वो प्रोवाइड कर नहीं सकता है, तो ये क्या होगा, ये व्हीकल बाहर की तरफ स्किड कर जाएगा ऐसा।
इसको अगर हम सेंट्रीफ्यूगल से सॉल्व करना चाहें, मान लो ये कार का जो ड्राइवर है वो टर्न ले रहा है, तो उसको क्या ये फोर्सेस तो दिखाई देंगे ही, बट वो साथ ही साथ नॉन एक्सलेटेड है, सॉरी अनएक्सलेटेड है, तो वो अप्लाई कर देगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको बोल देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो विद रिस्पेक्ट टू कार हमारा ये हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली लिख लोगे फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ से। तो बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने का फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज है, और कुछ है नहीं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आई बात समझ में? अब एक जो है एक नॉन यूनिफॉर्म टाइप का देख लेते हैं। तो ये याद रखना है, ये भी रूट म्यू जी आर सर्कुलर टर्न। अब सर्कुलर टर्न कोई क्या है कि यहाँ पे सारी की सारी रिस्पांसिबिलिटी जो है फ्रिक्शन के ऊपर है, तो फ्रिक्शन के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी छोड़ना बहुत रिस्की है, क्योंकि रोड और टायर के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऐसा नहीं है कि हम कांस्टेंट रख सकते हैं। रोड खराब हो सकती है, बारिश हो सकता है, कोई ऑयल स्पिलेज हो चुका है वहां पे, ठीक है। तो फ्रिक्शन बहुत सारे तरीकों पे गिर सकता है, इसीलिए फ्रिक्शन ट्रस्ट वर्दी नहीं है। तो फ्रिक्शन जब ट्रस्ट वर्दी नहीं होता है तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, रोड को इंक्लाइन कर देते हैं, जिसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ये होता है बैंकिंग ऑफ रोड, जो कि हाईवे वाईवे पे होता है। हमारे डे टू डे जो आसपास वाली रोड है उसमें क्या, उसमें ऑलरेडी वेलोसिटी कम ही है, ऐसा नहीं कि 100 किलोमीटर पर आवर से कोई टर्न ले रहा है, ठीक है। दो चार होंगे स्टंटमैन कि आ रहा है एकदम स्पीड में वो, तो ज्यादा स्पीड में जाएगा, उड़ जाएगा वो। तो बैंकिंग ऑफ रोड है, तो वहां पे क्या है कि वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसको, नॉर्मल को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी जाती है। अच्छा, बैंकिंग ऑफ रोड में मतलब रोड को हम इंक्लाइन कर देते हैं, ऐसा नहीं कि 60 डिग्री इंक्लाइन कर देते हैं, बहुत कम, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो ऐसा नहीं परसेप्शन बनाना है कि अच्छा ठीक है 30 डिग्री कर देंगे तो नॉर्मल और अच्छा हो जाएगा, नहीं, वो तो गिर जाएगा, वैसे वो जाने से पहले ही वो गिर जाएगी नीचे कार, उसके लिए नहीं, बहुत कम स्मॉल एंगल होता है, जनरली 4 to 5 डिग्री के आसपास में रखा जाता है। तो ऐसे में जब व्हीकल को हम साइड से देखते हैं, साइड से देख रहे हैं ऐसे रोड के पैरेलल व्हीकल अगर ऐसे मूव कर रहा है, तो एक तो था हम ऐसे ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखेंगे तो हमें कैसे दिखाई देगा, ऐसा ऐसे जा रहा होगा, तो वहां से बैंकिंग तो हमें दिख नहीं पाएगी। साइड से देखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा, साइड से देखेंगे तो ऐसे दिखाई दिया। तो इसमें नॉर्मल, चलो नॉर्मल भी है, और ये रेडियस तुम्हें मान लेना है, ये रेडियस की यहाँ से जो है जिसके अबाउट ये रिवॉल्व कर रहा है, जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो है आर, ये बैंकिंग है थीटा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग स्यूडो फोर्स से, v स्पीड से जा रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई कर देंगे, किधर, एक्सीलरेटेड तो ये सेंटर की तरफ होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, तो अवे फ्रॉम द सेंटर हो जाएगा mv²/r। नॉर्मल ये mg तो डिनोट कर ही दोगे, mg ऐसे डिनोट कर देंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। और मान लिया कि बहुत फास्ट स्पीड से टर्न मार रहा है एकदम खटाक से, तो बहुत तेज आ रहा है, तो इस व्हीकल के स्लिप होने की टेंडेंसी किधर होगी यार, कोई बता दो, इनवर्ड या आउटवर्ड। बहुत तेजी से टर्न ले रहा है स्पीड में, तो इसकी स्लिप होने की टेंडेंसी किधर होगी, आउटवर्ड और इनवर्ड। सर आउटवर्ड। आउटवर्ड, कि ज्यादा स्पीड होगी तो वो बाहर की तरफ जाएगा, ज्यादा स्पीड होगी तो वो बाहर की तरफ जाएगा, तो बाहर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन जो है वो हो जाएगा इनवर्ड, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा ऐसे। सारे फोर्सेस हमने दिखा लिया, अभी भी मान लो स्किडिंग हुई नहीं है, मैक्सिमम स्पीड से ये जा रहा है, मैक्सिमम स्पीड से जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमें फाइंड करना है कि मिनिमम जो टर्निंग स्पीड है फॉर सेफ टर्निंग, तो इसको रिजॉल्व कर लेंगे। फ्रिक्शन को अगर रिजॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा थीटा एफ कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा थीटा, तो ऊपर आएगा एन कॉस थीटा,
और यहाँ से हो जाएगा n sin थीटा। तो थोड़ा सा क्लियर अगर इसको ड्रॉ कर दें तो ये दिखता रहे। तो ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ये हमें पॉइंट था, यहाँ पे ये mv²/r था, ये mg। फ्रिक्शन को रिजॉल्व कर लिया था तो यहाँ पे आ गया था f cos थीटा, और फिर यहाँ से है n sin थीटा, और यहाँ n cos थीटा, और यहाँ से f sin थीटा, ठीक है। तो अब ये इक्विलिब्रियम में है, तो जस्ट जब बहुत ज्यादा स्पीड है, बहुत फास्ट स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है, ऐसे केस में जस्ट ये स्लिप करने वाला होगा, तो जो फ्रिक्शन होगा दैट फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होगा, म्यू इंटू एम जी नहीं। तो बस हम इक्वेशन लिख लेते हैं भाई, यहाँ से बैलेंस कर देते हैं कि जो एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इज इक्वल टू mv²/r, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे क्या है, तो देखो यहाँ पे दोनों है, नॉर्मल का एक कंपोनेंट भी लगा हुआ है सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में, हल्का सा टिल्ट कर देने से नॉर्मल का फोर्स भी हमें मिल गया। तो फ्रिक्शन तो ट्रस्टवर्दी नहीं था क्योंकि वो तो सीजन डिपेंडेंट था, सीजन में बारिश में पता चला कम हो गया तो रिस्की हो जाएगा, तो कौन ध्यान रखे इतना, इसलिए रोड को टिल्ट कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मल के सिर पे दे देते हैं, नॉर्मल सीजन से इंडिपेंडेंट है, वो तो एक्ट करेगा ही करेगा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या लिखेंगे, n, हाँ n माइनस f n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है। और f इज इक्वल टू म्यू एन, क्योंकि फास्ट स्पीड है तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, यहाँ से f की जगह म्यू एन पुट करेंगे, n n कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या ये इक्वेशन आ जाएगा v²/rg इज इक्वल टू cos थीटा प्लस म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो इसी को थोड़ा सा अरेंज कर देंगे, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी तो था ही पहले, देखो लेवल वाले में, और ये है cos थीटा से डिवाइड करके हमें मिल जाएगा, cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, अगर लेवल रोड था तो थीटा 0 tan थीटा 0, तो ये आएगा म्यू आर जी, और ये स्पीड कौन सी है, मैक्सिमम स्पीड, ये मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है। मिनिमम स्पीड के लिए क्या करेंगे, स्पीड अगर मिनिमम होगी, व्हीकल स्लो आएगा तो उसके स्लिप होने की टेंडेंसी हो जाएगी डाउन, तो फ्रिक्शन क्या कर देगा, अप द प्लेन, तो बस फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो क्या समझ में आ रहा है कि बस इसी में क्या कर देना है, रिप्लेस म्यू को माइनस म्यू से, कर देंगे, तो वी मिनिमम हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर जी, और ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस म्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई tan 1 प्लस म्यू tan थीटा, ये हो जाएगी मिनिमम स्पीड। तो ये याद रहेगा तो ठीक है, कोई भी एक याद रखो, दूसरे की वैल्यू जब मिनिमम होगी तो नीचे प्लस आ जाएगा, मैक्सिमम स्पीड होगी तो नीचे माइनस रहेगा। तो ये हुआ भाई इसका बैंकिंग ऑफ रोड और सर्कुलर टर्न। ऐसा एक सर्कुलर टर्न टेबल है, के रिस्पेक्ट में कब ये स्लिप करेगा, ये टाइम हमें फाइंड करना है। फाइंड द टाइम व्हेन ब्लॉक विल स्लिप फ्रॉम द टेबल। कब ये स्लिप करेगा ये बताना है। किसी टाइम टी पे मान लेते हैं, सिचुएशन क्या होगी देख लेते हैं।
एट एनी टाइम टी। अब ये नॉन यूनिफॉर्म है, पहला क्या है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। हमेशा बेसिक पॉइंट तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए सर्कुलर मोशन में एकदम, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे सारे प्रोसेस सेट हो जाएंगे कि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो पहला ये है हमारा नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म है तो अब देखेंगे कि भाई किसी इंस्टेंट पे क्या स्टोरी है, किसी इंस्टेंट पे जो है ये सर्कुलर टर्न टेबल मूव कर रहा होगा किसी स्पीड से, क्या स्पीड हो जाएगी उसकी अल्फा टी। कैसे पता चला, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो अब इसकी स्पीड है अल्फा टी, ठीक है। तो इसके पास सेंटीपिटल एक्सलेशन भी होगा और टेंजेंशियल एक्सलेशन भी होगा। अब भाई सोचने वाली बात इसमें ये है कि अब सेंट्रीपिटल एक्सलेशन कौन प्रोवाइड कराएगा और टेंजेंशियल एक्सलेशन कौन प्रोवाइड कराएगा। ये तो जो रोड है, जो टर्न टेबल है, वो टर्न टेबल तो ऐसे ही है। फोर्स चाहिए किधर, सरफेस के लॉन्ग। टेंजेंशियल भी क्या चाहिए, फोर्स सरफेस के पैरेलल, और ये भी सरफेस के पैरेलल। सरफेस के पैरेलल रिएक्शन फोर्स का एक ही कंपोनेंट होता है, फ्रिक्शन। मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन को दोनों रोल प्ले करना है, सेंट्रीपिटल भी प्रोवाइड करना है, टेंजेंशियल भी प्रोवाइड करना है। तो फ्रिक्शन दोनों प्रोवाइड करने के लिए क्या करेगा, अभी इस डायरेक्शन में नहीं एक्ट करेगा जिधर रिजल्टेंट होगा। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे देखेंगे कि इधर का जो फोर्स होगा, मान लिया वो हो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दिस इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, रेडियस r ले लेते हैं, m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r। ओमेगा क्या है, अल्फा टी, एम आर और अल्फा टी का होल स्क्वायर। और टेंजेंशियल नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट, एफ टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, मास इंटू टेंजेंशियल एक्सलेशन। व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सलेशन, अल्फा है सेंट्रीपिटल सॉरी एंगुलर एक्सलेशन, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू आर, ये कांस्टेंट है। तो m इंटू टेंजेंशियल एक्सलेशन ये हो जाएगा m इंटू अल्फा आर। तो अब दो फोर्स रिक्वायर्ड है सेंटर की तरफ, और ये अगर ये ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ये दोनों प्रोवाइड करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट करेगा, जिधर इसकी स्लिप करने की टेंडेंसी होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इसके रिजल्टेंट के लॉन्ग। फ्रिक्शन को ही दोनों प्रोवाइड करना है, तो अभी फ्रिक्शन सेंटर की तरफ डायरेक्टेड नहीं होगा, वो किसी डायरेक्शन में होगा। तो पहले तो सिर्फ ऐसा दिया हुआ होगा, तुमसे यही पूछा जा सकता है कि भाई इसमें से कौन सा डायरेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो अगर यूनिफॉर्म था तो वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड था क्योंकि टेंजेंशियल जीरो था। नॉन यूनिफॉर्म है तो दोनों ही प्रोवाइड करना है, तो दोनों प्रोवाइड करने के लिए वो किसी एंगल पे एक्ट करेगा। और ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर, टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर। दिस एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ टी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। और ये कब स्लिप करेगा ये ब्लॉक, when this frictional force is less than is equal to limiting frictional force, मतलब mu into n which is less than is equal to mu into mg। तो इसको पुट कर देते हैं, एफ टी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर हो जाएगा, देखो 4 और हो जाएगा ये, एफ टी स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, स्क्वायर 2 हो गया ना, एम आर, हाँ इसका 4 हो जाएगा, प्लस एफ सी स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तो टाइम यहाँ से आ पाएगा, हाँ टाइम आ ही जाएगा। कैसे, एम स्क्वायर आर स्क्वायर तो पहले कॉमन ले लेते हैं कुछ चीजें, एम आर अल्फा अगर कॉमन हुआ तो यहाँ पे बचा अल्फा स्क्वायर टी टू द पावर 4 प्लस 1 म्यू एम जी, टाइम लेस देन इक्वल टू, जस्ट इनइक्वालिटी चाहिए तो m तो कैंसिल आउट हो जाएगा, टाइम फाइंड करना है। तो t इज इक्वल टू, t लेस देन और इक्वल टू, अब मतलब उससे कम तक वो, अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है, हमने क्या लिख दिया कि ये स्लिप नहीं कर रहा है,
तो ये लिमिटिंग से कम है, मतलब नो स्लिपिंग होगी, ब्लॉक उसी पे रहेगा जब इस टाइम के इक्वल या इससे कम वो हो जाएगा म्यू जी बाई आर अल्फा, जिसका तो कर देंगे स्क्वायर -1, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, रूट हटा दिया, -1 हो गया, -1 हो गया तो अल्फा स्क्वायर हो गया, तो ये टोटल क्वांटिटी जो है वो डिवाइडेड बाय 1 बाई अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, 1 बाई अल्फा स्क्वायर, और ये फिर इसके बाद पावर हो जाएगा 1/4, ठीक है, ये बात आई, ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा कुछ, ये ठीक है ना, पावर ओवर आई थिंक सब ठीक ही है, म्यू जी बाई आर अल्फा स्क्वायर करेंगे, रूट हटेगा, फिर -1 कर देंगे, तो यहाँ से t⁴ रहेगा, अल्फा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया 1⁴, तो इस टाइम तक वो ब्लॉक जो है स्लिप नहीं करेगा, इस टाइम तक ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। इसके बाद जो है वो बढ़ता जाएगा, टर्न टेबल की स्पीड जो है बढ़ती जा रही है कंटिन्यूअसली, फ्रिक्शन को दोनों ही टेंशन है, सेंट्रीपिटल भी प्रोवाइड करना है, सेंट्रीफ्यूगल भी प्रोवाइड करना है, तो दोनों प्रोवाइड करने में वो क्या होगा, इस मोमेंट पे वो स्लिप कर जाएगा, ठीक है, समझ गए भाई पार्टिसिपेंट्स? Yes, sir.